अगर आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किसी कंपनी का सेल्स कितना है, उसका पीई रेशियो कितना है, उसका पीवी रेशियो कितना है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, उसका टोटल रिवेन्यू किसका कितना है, उसका मार्केट कैप कितना है। ये सब अगर हम लोग को जानना है तो वो उसके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। और ये वीडियो नंबर 9 है, मतलब इस चैनल पर ऑलरेडी 8 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उन 8 वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। और ये हमारा फंडामेंटल का तीसरा वीडियो है, मतलब हम लोग इस वीडियो में वो सारे चीज डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखा। मतलब पी रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया, हम लोगों ने पी रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया, इन्वेंट्री क्या होता है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, या फिर मार्केट कैपिटल किसको बोलते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वो उन सब का यूज क्या है, हम लोग उन सब का यूज करके कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर में करना क्यों है। क्या हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन जहां पर टेक्निकल से हम लोग 1 या 2% प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, वहीं अगर हम लोग फंडामेंटल को साथ में कंबाइन कर ले तो हम लोग 50 से 60 या उससे भी ज्यादा परसेंट का प्रॉफिट हम लोग एक बार में ही जनरेट कर पाएंगे। अब आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। फंडामेंटल का यही तो जादू है। जैसे मान लो आप टेक्निकल देखकर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है? आपको 1 या 2% प्रॉफिट मिलेगा, आप तुरंत डरने लगोगे कहीं ये प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए और तुरंत एग्जिट मार दोगे, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस किए, ठीक है, आपने अपना सेटअप देख लिया कि यहाँ पर सेटअप बन रहा है, ठीक है, वहीं पर अगर आप साथ में अगर उस कंपनी का फंडामेंटल भी देख लो कि अगर वो कंपनी 1,000 के प्राइस पर मान लो है तो क्या वो 1,000 के लायक है भी या नहीं है। अगर वो 1,000 के लायक है तो क्या उससे ज्यादा का मिल रहा है हमें या फिर उससे कम का मिल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें यही बताता है ना कि मतलब कोई कंपनी मान लो 1,000 पर है तो क्या उसका वैल्यू 1,000 उतना है। अगर वो कंपनी 1,000 के लायक है और वो कंपनी का शेयर उस समय आपको 700 में मिल रहा हो और उस समय आप अगर इंटर करते हो टेक्निकल देखकर, मतलब अपना सेटअप के साथ इंटर करते हो, तो जहां आप 1 या 2% प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे थे, वहीं आप सबसे पहले तो जब वो कंपनी 700 से 1,000 जाएगा उस समय तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस कंपनी को मैंने बहुत सस्ते में खरीदा, मतलब इसका रियल वैल्यू तो 1,000 है लेकिन मैंने 700 में ही खरीद लिया है। तो आप तो 1,000 तक आराम से प्रॉफिट को एंजॉय करोगे। उसके ऊपर आपने पहले से ही टेक्निकल एनालिसिस तो देख के रखा है ना, तो उस समय आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसके आगे भी आप प्रॉफिट को राइड कर पाओगे। इसलिए टेक्निकल और फंडामेंटल को अगर दोनों को कंबाइन करके ट्रेड लिया जाए तो ट्रेड में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हम लोग कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है टेक्निकल के साथ। अब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को और भी ज्यादा डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मान लो आप एक इन्वेस्टर हो, ओके, ठीक है, आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास 2 दुकानदार आए, शॉप 1 और शॉप 2, ठीक है। दोनों दुकान का मार्केट कैप मान लो कि 10 लाख का है, ठीक है, 10 लाख का शॉप 1 का भी है और मार्केट कैप 10 लाख का शॉप 2 का भी है। दोनों दुकानदारों को 1 लाख का नीड है, ओके, 1 लाख का दोनों को नीड है। अब दोनों ने बोला कि अगर आप अभी हमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारे कंपनी में करते हो तो आपको हम लोग 10% शेयर आपको दे देंगे, मतलब कंपनी का 10% हिस्सेदारी आपको दे देंगे। दोनों दुकानदारों ने सेम ऑफर दिया, ओके, ठीक है। तो अब मान लो आप एक इन्वेस्टर हो तो आप सबसे पहले जांच पड़ताल करोगे ना कि मतलब कि आपका कंपनी से कैसे रिवेन्यू आता है, मतलब कैसे आप लोग कमाते हो, क्या करते हो, आपके पास क्या है, फिक्स एसेट है या नहीं है, कुछ इन्वेंट्री में पड़ा है या फिर ऐसे ही कुछ है, खाली खाली है। जैसे कि मान लो एक बैंक है, बैंक भी लोन देने से पहले देखता है ना कि आप लोग क्या करते हो, कहाँ से पैसा आते हैं आपके पास, मतलब आप हमारे लोन को चुका पाओगे कि नहीं, ये सब सब कुछ देखने के बाद ही ना बैंक देता है आपको लोन। उसी तरह से अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप भी सब कुछ देखकर ही करोगे ना। जैसे बड़े बड़े जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं
वो लोग कभी भी टेक्निकल एनालिसिस, जैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखकर एंट्री कर लेते हैं, फटाफट से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी भी स्टॉक में, टेक्निकल देखते हैं कि सही है बस घुस जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर जितने भी हैं वो लोग कभी ये सब नहीं देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि कंपनी में कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब कितना इनकम आ रहा है, उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसका इनकम कैसा है, या फिर उसमें क्या हो रहा है, वो पिछले 2-4 साल से किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ये सब देखने के बाद ही बड़े इन्वेस्टर एंट्री करते हैं। उसी तरह से अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको भी चाहिए ना कि मतलब जहां हम लोग पैसा लगा रहे हैं वो सेफ जगह है भी या नहीं है। तो आप एज ए इन्वेस्टर सबसे पहले आप दुकानदार से ये पूछोगे कि आपके टोटल इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, मतलब जितना इन्वेंट्री आपके पास पड़ा हुआ है उसका वैल्यू कितना है। तो मान लो शॉप 1 ने बोला कि मेरे पास पूरे 2 लाख का इन्वेंट्री अभी दुकान में पड़ा हुआ है। तो शॉप 2 ने भी बोला कि मेरे पास भी 2 लाख का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। फिर शॉप 1 से आपने पूछा कि आपके पास कितना पैसा मार्केट में उधारी है, मतलब कितना पैसा मार्केट में भी है जो आपको मिलने वाला है। तो उसने बोला कि मेरे पास 1.5 लाख का अभी उधारी पड़ा हुआ है जो मार्केट में है वो मिलने वाला है। शॉप 2 ने ही बोला कि मेरे पास भी 1.5 लाख का उधारी है जो कि मार्केट में है अभी, वो हमें मिलने वाला है। फिर आपने अगर शॉप 1 से पूछा कि आपके पास फिक्स एसेट कितने का है, तो उसने बोला कि मेरे पास 2 लाख का टोटल फिक्स एसेट है। फिर शॉप 2 ने ही बोला कि मेरे पास भी 2 लाख का फिक्स एसेट है। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ बराबर है। फिर आपने शॉप 1 से पूछा कि आपके पास लोन कितना है, मतलब आपकी कंपनी पर कर्ज कितना है, लाइबिलिटी कितना है। तब उसने बोला कि मेरे पास 2 लाख का लोन है। ठीक है, ओके ठीक है। फिर शॉप 2 से आपने पूछा कि आपके ऊपर कितने का लोन है जी, तो फिर इसने बोला कि मेरे पास 5 लाख का लोन है। ठीक है, यहां तक भी सही है। फिर आगे आपने पूछा कि आपका मंथली इनकम कितना हो जाता है, मतलब सारा जितना आपका फायदा होता है वो फायदा होता है कितने का है। तो इसने बोला कि मेरा तो भाई 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। फिर शॉप 2 ने ही बोला कि मेरा भी 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। ओके, फिर आपने पूछा कि वो प्रॉफिट तो हो जाता है 2 लाख का, ठीक है, आप नेट टू नेट इनकम बताओ कि बचता कितना, आपके पैकेट में कितना आता है। तो शॉप 1 ने बोला भाई 2 लाख का होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जितना भी एक्सपेंस वगैरह है सब कुछ माइनस करने के बाद हमारे 50,000 बचता है, वो हमारे पॉकेट में जाता है। ठीक है, तो शॉप 2 ने यहां पर बोला कि मेरा 60,000 पॉकेट में जाता है, इतना मेरा बच जाता है। तो अब अगर आप इन दोनों का डेटा को कंपेयर करते हो तो आपको सबसे पहले अच्छा लगेगा कि शॉप 2 में हम इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसका 60,000 प्रॉफिट हो रहा है, इसका 85,000 हो रहा है, 10,000 इसका ज्यादा है, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपको यही लगेगा अभी तक तो। लेकिन अब देखिए यहाँ पर समझने वाला बात क्या है, सब कुछ तो बराबर है, इनकम वगैरह सब कुछ बराबर है, नेट इनकम में फर्क आ रहा है ये आप देख रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान कहाँ देना चाहिए पता है, यहां पर ये देखिए 2 लाख का लोन है, इसके पास 5 लाख का लोन है। ठीक है, तो यहां पर मान लो इसका 50,000 का इनकम आ रहा है। ठीक है, 50,000 का इनकम हो रहा है, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 लाख का ही लोन है। ठीक है, तो इसको जल्दी से ही ये भर कर खत्म कर देगा, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसका पेमेंट कर देगा, ये क्लियर हो जाएगा। इसके पास 5 लाख का है, ये 60,000 इनकम तो हो गया, लेकिन ये कुछ तो इंटरेस्ट इसमें भरता होगा ना, मतलब इसका 60,000 इनकम तो है लेकिन फिर भी कुछ इंटरेस्ट भरता होगा, तो ज्यादातर पैसा तो इसको इंटरेस्ट भरने में ही चला जाता होगा, तो वो इनकम बहुत कम मिलता होगा। मतलब वो दिख तो रहा है कि 60,000 है लेकिन इसको कम ही बचता होगा। लेकिन वहीं अगर इसको देखे तो इसको देखिए 50,000 इनकम है, लेकिन इसके पास लोन बहुत कम है, तो इसलिए इसका पैसा ज्यादा बचता होगा। इसलिए अगर हम लोग को देखने में लग रहा है कि शॉप 2 जो है बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन शॉप 1 सबसे बेस्ट है। मतलब जैसे मैंने देखिए नीचे पूछ भी रखा है कि विच इज द बेस्ट कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट, आपको कौन सा कंपनी सबसे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको तो ये लगा होगा। लेकिन सबसे बेस्ट कंपनी ये है क्योंकि इस पर लोन कम है। लोन अगर कम है तो देनदारी कम है ना, मतलब इस पर लाइबिलिटी बहुत कम है, मतलब देना है नहीं कुछ, तो सब कुछ तो इसका बच ही जाता है। तो इसलिए मतलब बहुत थोड़ा सा देना है, ये तो खत्म हो जाएगा तुरंत देखें। इसका ज्यादा है इसलिए हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। सीधा सा मतलब ये है कि जिस कंपनी पर जितना कम लोन रहता है उस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये एक तरीका हो गया कि जैसे अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके बारे में क्या क्या जानेंगे क्या क्या नहीं जानेंगे, ये सब इसका एक एग्जाम्पल दिया मैंने। लेकिन फाइनेंशियल लैंग्वेज में तो ये सब नहीं होता ना, जैसे मैंने बोला भी कि यहाँ पर उधारी है
या फिर ऐसे लोन है, ये सिर्फ फाइनेंशियल लैंग्वेज में नहीं होता है, वहां पर प्रॉपर एक फाइनेंशियल नाम होता है कुछ, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मोबाइल में देखते हैं कि कैसे हम लोग ये सब कुछ मतलब पी रेशियो, पीवी रेशियो, ये सब कैसे फाइंड करें, मतलब कहाँ से ये सब देखें जहां से हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, सब कुछ दिया हुआ एकदम मिल जाए, मतलब सारा पी रेशियो, पीवी रेशियो, ये सब कुछ हमें आसानी से मिल जाए बिना कुछ किए हुए कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट उसके मालिक का है, कितना फॉरेन इन्वेस्टर का है, या फिर कितने म्यूचुअल फंड वालों का है, या फिर कितने रिटेल इन्वेस्टर्स का है। ये सब कुछ हमें बिना कुछ किए हुए एक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग उस वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले मैं अभी अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें गूगल पर जाकर टिगर टेप लिखना है, ठीक है। टिगर टेप एक वेबसाइट है जिस पर हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग टिगर टेप में घुसेंगे, ठीक है। अब देखिए टिगर टेप में जाने के बाद आपको क्या दिख रहा होगा, देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी जो है 0 पॉइंट कुछ परसेंट, अभी दिख रहा था ना आपको कि बढ़ा हुआ है। सेंसेक्स भी बढ़ा हुआ है, उसका रेट देखिए 0.10% निफ्टी बढ़ा हुआ है, 0.12% सेंसेक्स बढ़ा हुआ है। दोनों का रेट अभी देखिए कितना है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको देखने को मिल रहा होगा कि द मार्केट इज इन फियर जोन, मतलब मार्केट अभी फियर जोन में, डर का माहौल बना हुआ है पूरे मार्केट में, मतलब मार्केट अभी गिर रहा है। ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए नीचे ये अब तो 3 बिंदु या 5 बिंदु जो आप नीचे जो आप ये 5 बिंदु देख पा रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि मतलब पिछले दिनों में क्या हो रहा था, मतलब फियर का माहौल था या फिर ग्रीड का माहौल था, या फिर किस तरह का माहौल बना हुआ था। तो देखिए आपको डेट के साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए आप बीच में डेट के साथ दिख रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। तो आप देखिए 19 तारीख को मतलब ट्यूसडे को फियर टू फियर, मतलब उस समय भी डर का माहौल बना हुआ था। 18 तारीख को देखिए, 18 तारीख को जैसे मैंने 18 पर क्लिक किया, 18 पर नहीं मतलब बीच वाले बिंदु पर क्लिक किया, तो देखिए आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि फियर टू फियर माहौल, मतलब अभी भी डर का माहौल बना हुआ है, ठीक है। उससे पहले भी देखिए हर जगह 15 तारीख को मतलब फ्राइडे के दिन भी फियर टू फियर का माहौल है, ओके। थर्सडे के दिन भी फियर टू फियर का माहौल है, मतलब अभी डर का पूरा माहौल बना हुआ है, मतलब मार्केट में गिरावट आ रही है, लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं, समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सब मार्केट एंड सेक्टर्स का सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा कि मतलब कितना क्या बढ़ा है, क्या गिरा है, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। गोल्ड का, फॉरेक्स का, सेक्टरल, ये सब कुछ मतलब अलग अलग तरीका से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमें आज का स्टॉक मतलब आज का जो गेनर है, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है, वो सब स्टॉक देखना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा गेनर पर, और देखिए आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि जोमेटो अभी 4.84% बढ़ा हुआ है। आइसर मोटर्स भी आपको 4.22% बढ़ा हुआ है। सुजुकी मारुति भी बढ़ा हुआ है, पावर ग्रिड भी बढ़ा हुआ है, ये सब कुछ बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये मिड कैप का आ गया। आप देखिए जितने मिड कैप के कंपनीज हैं उन सब के कितने बड़े हुए हैं, ये सब कुछ आगे। जैसे देखिए मेट्रो ब्रांड जो है 13% बढ़ चुका है। ये मिड कैप वाले बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप वाले तो उससे भी तेज बढ़ते हैं, देखिए, क्योंकि देखिए इसकी इनके स्टॉक्स का रेट जो है ना, इनके शेयर्स का रेट 4 रुपए या 5 रुपए होते हैं स्मॉल कैप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे 117 रुपए है, लेकिन वहीं देखिए नीचे आपको क्या देखने मिल रहा है, ये ए प्लस ट्रेड लिंक लिमिटेड का देखिए 8 रुपए प्राइस है। तो इसी तरह से स्मॉल कैप में बहुत कम कम प्राइस रहता है, तो इनमें बहुत तेजी से मूवमेंट देखने को मिलती है हमें, ठीक है। ये स्मॉल कैप का हो गया। मार्केट में और भी कंपनियां हैं, उन सब का देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लूजर कौन कौन से हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। लूजर मतलब मार्केट में कौन कौन है, लार्ज कैप में कौन कौन से हैं, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। मोस्ट एक्टिव कौन से, मतलब कौन जल्दी जल्दी अभी मूव कर रहे हैं। तो HDFC बैंक देखिए गिर रहा है, मतलब गिर रहा है, उठ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है आजकल, ठीक है। मोस्ट एक्टिव में आ गया, ओके। मान लीजिए 52 वीक, 52 डब्ल्यू का मतलब होता है वीक, 52 वीक से कौन हाई पर है, मतलब सबसे तेजी से कौन बढ़ते जा रहा है। तो देखिए ये सब कंपनियां हैं। ये लार्ज कैप का कंपनी है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मिड कैप का कंपनी देखिए आ गया, ऐसे यहाँ पे स्मॉल कैप का भी देख सकते हैं। सब सारी कंपनियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 52 वीक से कौन से कंपनियां लो पर हैं, ये सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप 52 वीक लो पर क्लिक करते हैं तो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप, मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके आगे आपको अभी देखने को मिल रहा होगा टूडेज न्यूज एंड इवेंट्स, मतलब आज का न्यूज या फिर इवेंट क्या क्या है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ बस सी ऑल करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि बैंक लोन ग्रोथ, मतलब बैंक के लोन के ग्रोथ के बारे में अभी जो है मीटिंग होनी बाकी है, जो कि 22 मार्च 2024 को होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आज डेट आप देख पा रहे होगे कि 21 मार्च है, ठीक है। 21 मार्च आज डेट है
जैसे ऊपर देखिए आपको दिख रहा होगा 21 मार्च आज डेट है, लेकिन 22 मार्च को बैंक के लोन का ग्रोथ के बारे में मीटिंग होना है, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं तो ग्रोथ डिपॉजिट पर मीटिंग होना है, ठीक है, ये भी 22 मार्च को है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितनी भी मीटिंग्स या जो भी कंपनी के न्यूज आने वाले हैं सब कुछ यहाँ से आप देख पाओगे। फिर यहाँ से आप बैक कर लो। अब हम लोग एक कंपनी का देखते हैं कि किस तरह से पी रेशियो या फिर पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सर्च स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एंड मोर, इस पर आप क्लिक करोगे। मान लो हमें भारतीय एयरटेल का देखना है, ठीक है, भारतीय एयरटेल। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर सबसे ऊपर में आ गया भारतीय एयरटेल लिमिटेड। इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इसका एनालिसिस करते हैं, इसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं अब हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि इसका रेट क्या चल रहा है अभी। इसका रेट चल रहा है अभी 1231 रुपये 80 पैसे, ठीक है। मतलब आज ये 0.28% बढ़ा हुआ है, ग्रीन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप इसको वन डे में भी देख सकते हैं, 1 वीक में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं आप तो 1 वीक में आपका दिखेगा कि क्या हुआ है। फिर आप 1 मंथ में देख सकते हैं कि 1 महीने में कंपनी ने क्या क्या किया है। जैसे देखिए महीने के शुरुआत में कंपनी का रेट क्या था, 1155 रुपये, फिर वो नीचे गिर के गया है 1128 रुपये 27 रुपये तक। उसके बाद फिर और ऊपर आते 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 अभी क्या चल रहा है हमारा रेट, 1231 रुपये 80 पैसे, ठीक है। आप 1 ईयर में देख सकते हैं, 5 ईयर में देख सकते हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। नीचे आपको अब देखने को मिल रहा होगा कि कम्युनिकेशन सर्विस, इस कंपनी का काम क्या है, मतलब क्या करता है, तो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज देता है, ठीक है। ये उसके बाद आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि लार्ज कैप का कंपनी है। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा ये लार्ज कैप का कंपनी है, ठीक है, विथ मार्केट कैप ऑफ, आपको दिख रहा होगा कितने करोड़ का मार्केट कैप है, 7,26,562 का मार्केट कैप है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लो रिस्क का ही कंपनी है, ठीक है, स्टॉक इज 1.78 एक्स का मतलब होता है गुना, ठीक है, एज वॉलेटाइल एज निफ्टी, ओके। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, वैल्यूएशन, ग्रोथ, प्रोबेबिलिटी, एंट्री पॉइंट। देखिए एंट्री पॉइंट दिखाता हूँ आपको मैं। एंट्री पॉइंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि द स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड, मतलब स्टॉक का प्राइस जो है ना ओवर प्राइस है, बट इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब ये बहुत ज्यादा खरीदाया हुआ नहीं है, ओवरबॉट जोन में नहीं है। फंडामेंटल तरीके से अगर देखा जाए तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो आप कहोगे तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर देखा जाए तो इसमें एंट्री किया जा सकता है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत छोटा प्रॉफिट निकाला जा सकता है टेक्निकल एनालिसिस करके, ओके। फंडामेंटल तरीके से इसमें एंट्री अभी नहीं बन रही है। इसके कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, मतलब ये कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, मतलब बहुत अच्छा कंपनी है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए की मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, की मैट्रिक्स में आपको दिख रहा होगा टीटीएम पी रेशियो। टीटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आपको अभी दिख रहा होगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके उसका फुल फॉर्म वगैरह अगर कंफ्यूजन हो रहा है क्या नहीं है तो आप इस पर पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी मैंने पी रेशियो के बारे में आपको बता दिया है, तो आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि पी रेशियो आप यहाँ से देख सकते हो। और 86.49 इस कंपनी का पी रेशियो 86.49 है। इसका मतलब अगर आपको इस कंपनी में 1 रुपये कमाना है तो आपको 86.49 रुपीज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है अभी, ठीक है। उसके आगे चलते हैं हम लोग पीबी रेशियो। इस कंपनी का पीबी रेशियो 6.83 है। इसका मतलब क्या है, और अगर कंपनी बिक जाती है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपने मेरे पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारा चीज क्लियर हो रहा होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं, मतलब ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना ज्यादा सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी उतना ही बताऊंगा जितना ऑप्शंस में जरूरत पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर डिविडेंड एल्स, मतलब ये कंपनी कितना डिविडेंड देती है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 0.33%, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि ज्यादातर एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रो के लिए, मतलब इसमें कुछ चार्ज लगेंगे, आपको चार्ज देना पड़ेगा। मैंने इसका सब्सक्रिप्शन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मेरे को इसका जरूरत नहीं पड़ता है अभी, क्योंकि मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ ना, तो ऑप्शन ट्रेडर को ज्यादा इसका जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इसका प्राइस अभी देख सकते हैं किस तरह से बढ़ा है 2019 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, और आगे कहाँ जा सकता है ये भी आपको फोरकास्ट में दिख रहा होगा। रिवेन्यू आगे कहाँ जा सकता है ये सब आपको यहाँ पर दिख सकता होगा, लेकिन ये सब सिर्फ प्रो के लिए, मतलब आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ओके। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इनकम के सेगमेंट में आते हैं। अब इनकम के सेगमेंट में हमें 3 चीजें देखनी होती है कि उसने एक टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट किया है,
और उसका टोटल इनकम कितना हुआ है यहाँ पे देखिए आप, टोटल इनकम कितना हुआ है। और ईपीएस के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब अगर आपके पास उस साल में एक शेयर उसका होगा तो आपको कितना का प्रॉफिट हुआ होगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। 2015 में देखो 98,196 करोड़ का इसने रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद उस पर इनकम उसको 4,620 रुपये 80 पैसे का हुआ, ठीक है। उसके बाद एक एक शेयर पर उसने 10 पैसा, उसके बाद एक एक शेयर पर उसने 10 रुपये 42 पैसा दिया, ठीक है। उसी तरह से आप 2016 में देख पा रहे होंगे कि इसका सेल्स कितना हुआ, उसके बाद नेट इनकम कितना हुआ और अर्निंग पर शेयर का देखिए बढ़ गया 10 से 13 हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2017 आते ही इसका रिवेन्यू भी कम हो गया, नेट इनकम भी कम हो गया और अर्निंग पर शेयर भी कम हो गया। देखिए तीनों आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर कम दिख रहा है। 2018 में क्या हुआ ऐसा कि उसका रिवेन्यू और कम हो गया, देखिए 85,655 करोड़ ही हुए, ठीक है। और उसके बाद टोटल इनकम जो है वो भी कम हो गया और अर्निंग पर शेयर सिर्फ 2 रुपये 48 पैसा हुआ, ठीक है। 2019 आते आते आपको दिख रहा होगा कि इसका टोटल रिवेन्यू तो उतना ही हुआ, 86,245 करोड़ तो किया, लेकिन नेट इनकम उसका और कम हो गया, अर्निंग पर शेयर और कम हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए 2020 आते आते अभी क्या हुआ, टोटल रिवेन्यू जो है अभी भी अच्छा है, मतलब 90,598 करोड़ का अभी भी टोटल रिवेन्यू है, लेकिन उसका नेट इनकम जो है माइनस में चल गया। क्यों? अब यहाँ पर देखने वाली बात यही है कि यहाँ पर माइनस में गया क्यों। उसके बाद देखिए अर्निंग पर शेयर तो और भी माइनस में चला गया, मतलब इसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। 2020 में इस कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हुआ। आपको पता है इसमें क्यों लॉस हुआ? क्योंकि 2019-20 के आसपास तो जियो आ गया था, ठीक है। जियो जब मार्केट में आया था तो उसने पूरा डेटा जो है फ्री कर दिया था, हर कोई जियो का ही यूज करने लगा था सिम वगैरह। तो उसके बाद जब सब लोग जियो का ही यूज करने लगा तो फिर ये तो लॉस में जाएगा ही ना, सारी कंपनियां लॉस में चली गई। लेकिन फिर भी आज तो एयरटेल रिकवर कर चुका है। वो कैसे किया, कैसे हमें पता चलेगा, ये सब हमें देखते हैं, ठीक है। देखिए अर्निंग पर शेयर इसको 2020 में क्या हुआ, 64 रुपये 41 पैसा लॉस में चला गया, ओके। 2021 आया, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सेल्स बहुत अच्छा खासा हुआ, ठीक है। इनकम अभी भी माइनस में और अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि जब उसका रिवेन्यू इतना जनरेट हो ही रहा है, उतना बिक्री हो ही रहा है, और इनकम माइनस में क्यों दिख रहा है? फिर इनकम माइनस में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जियो से compete करने के लिए कुछ नए नए इक्विपमेंट लगा रहा था, मतलब कुछ नया नया मशीन्स वगैरह या 5G वगैरह लगा रहा था, ठीक। जिस वजह से अभी इसका इनकम माइनस में तो दिख रहा है, लेकिन आगे चल के प्लस में हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। करेंट समय में किसी भी कंपनी का अगर नेट इनकम जीरो दिखता है, ठीक है, या फिर माइनस दिखता है, अगर वो एक अच्छा मशीनरी लगा रहा है, ठीक है, तो वो अगर अच्छा कोई प्रोडक्ट ऐसा ला रहा है जिससे उसका सेल्स बढ़ जाने वाला है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, तो फिर वो अच्छा होता है, ठीक है। जैसे एयरटेल ने उस समय 5G वगैरह लाया होगा, इसलिए उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा उसमें हुआ होगा, इसलिए आपको नेट इनकम इसका माइनस में दिख रहा है। लेकिन रिवेन्यू देखिए, आपको रिवेन्यू उसने उतना ही किया है, टोटल रिवेन्यू उसका इतना ही जनरेट हुआ है। इसका मतलब कंपनी कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन हमें इसका नेट इनकम अभी जीरो दिख रहा है क्योंकि सारा पैसा उधर लग जा रहा है अभी, ठीक है। 2022 में देखिए रिवेन्यू, इसका टोटल रिवेन्यू जो है बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो नेट इनकम भी अभी बढ़ गया और अर्निंग पर शेयर भी देखिए 7 रुपये 41 पैसा हो गया, मतलब 2022 से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2023 में आपको देखने मिल रहा होगा कि टोटल रिवेन्यू और भी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, मतलब 1,40,833 करोड़ का हो गया टोटल रिवेन्यू, और टोटल इनकम भी आपको देखने मिल रहा होगा कि 8,345.90 करोड़ इसका नेट इनकम भी आ गया और अर्निंग पर शेयर भी 14 रुपए का आ गया, ओके। उसके बाद आपको अभी देखने को मिल रहा होगा जो अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, इसमें इतना का अभी इसने सेल्स किया है, मतलब टोटल रिवेन्यू इसका इतना का आया है 2024 में, और नेट इनकम जो है हमारा 8,400 का हुआ है और अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 8 पैसा। यहाँ से हमें टोटल रिवेन्यू, नेट इनकम और अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता है। यही होता है फंडामेंटल एनालिसिस। यहीं से हमें पता चलता है कि उस कंपनी का टोटल रिवेन्यू क्या है, नेट इनकम क्या है, या फिर अर्निंग पर शेयर, मतलब हर एक शेयर पर कितना रुपया दे रहा है। अर्निंग पर शेयर का सीधा मतलब है कि अगर आप इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो आपको 14 रुपए का प्रॉफिट होगा, ओके। अब हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। जैसे यहाँ पर इनकम के बगल में बैलेंस शीट पर मैंने क्लिक किया, आप देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं कि करेंट एसेट क्या है, नॉन करेंट एसेट क्या है, मतलब टोटल एसेट क्या है,
करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट के बारे में मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं बताता हूँ दोनों को जोड़कर, मतलब करेंट या फिर नॉन करेंट दोनों सब कुछ एसेट ही होता है, ठीक है। इसे और भी डिटेल में कभी और जाना जाएगा, ठीक है। अभी आप ये जान लो कि एसेट इसका इतना है, एसेट इसका इतना है और लायबिलिटी इसका इतना है, तो इक्विटी इतना है, ठीक है। सकते हो कि एफ वाई का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 2014 में आप देख पा रहे हो कि टोटल एसेट कितना था, लायबिलिटी कितना था और टोटल इक्विटी कितना था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंपनी का टोटल एसेट देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर आपको कंपनी का टोटल लायबिलिटी देखने को मिल रहा होगा ईयर वाइज। जैसे 2014 में देखिए इसका इतना एसेट था, इतना लायबिलिटी था, और आपको एक नीचे देखने को मिल रहा होगा टोटल इक्विटी, ठीक है। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी अगर हम लोग करते हैं तब जाकर हमें टोटल इक्विटी मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसका टोटल इक्विटी जो है 2014 में आपने देखा ना, अभी 2014 में देखिए टोटल इक्विटी 63,966 करोड़ का था, ठीक है। उसके बाद फिर 2015 में और कम हो गया, फिर 2016 में बढ़ा, 17 में भी बढ़ा, 18 में भी बढ़ा, 19 में भी बढ़ा और 2020 में भी बढ़ा, 2021 में फिर कम हो गया, ठीक है। फिर 2022 से वापस से ये रिकवर कर गया, तो इसका और बढ़ने लगा इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस कंपनी का बुक वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने बुक वैल्यू बताया था ना आपको कि कंपनी का टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो वही हो गया आपका बुक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल इक्विटी देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग चलते हैं तो पीयर एंड कंपैरिजन के सेगमेंट में हम लोग देख पा रहे होंगे कि इसके कंपटीटर कौन कौन से, मतलब किस किस से ये कंपनी कंपीट करती है। जैसे भारतीय एयरटेल हम लोग देख रहे हैं, इसका कंपटीशन इन लोगों के साथ है। देखो जैसे कि वोडाफोन हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, या फिर टाटा टेली सर्विस हो गया। देखिए इन सब का पी रेशियो आपको एक साथ दिख रहा होगा। देखो भारतीय एयरटेल का पी रेशियो अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन का पी रेशियो कम है, लेकिन वोडाफोन और टाटा टेली सर्विसेज का पी रेशियो माइनस में है। इसका मतलब मैंने बता रखा है कि पी रेशियो अगर माइनस में हो तो क्या होता है, ठीक है। तो आप हमारे पिछली वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं पीबी रेशियो के सेगमेंट में। पीवी रेशियो के सेगमेंट में भी देखिए अभी एयरटेल जो है, भारतीय एयरटेल, इसका पीवी रेशियो कम है। मतलब ये पीवी रेशियो के हिसाब से भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन का तो और भी ज़्यादा है, लेकिन बाकी दोनों का तो माइनस में है, तो इन दोनों पर ध्यान ही नहीं देना है। उसके बाद हम लोग अगला सेगमेंट में चलते हैं डिविडेंड यील्ड। ये भी आप जान लो कि भारतीय एयरटेल जो है ना 0.33% डिविडेंड देता है और टाटा कम्युनिकेशन जो है 1.10% डिविडेंड देता है, लेकिन वोडाफोन और टाटा टेली सर्विसेज डिविडेंड बिल्कुल देते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चार्ट का कंपैरिजन आपको देखने को मिल रहा होगा, मतलब 28 मार्च 2023 से लेकर अभी तक कौन कंपनी सबसे तेजी से बढ़ा है, कैसे कैसे बढ़ा, ये सब का आपको कंपैरिजन यहाँ देखने को मिल रहा होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि उस कंपनी में टोटल शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, मतलब कितना कितना शेयर होल्डिंग किस किस के पास है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा टोटल प्रमोटर होल्डिंग कितना है, तो 54.57%, 50% 50% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग इसके प्रमोटर के पास है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि म्यूचुअल फंड वालों के पास कितना है, या फिर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास कितना है, और रिटेल मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास कितना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। उसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि मतलब पिछले सितंबर से लेकर दिसंबर 2023 तक का डेटा अभी अपलोडेड है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूटर, मान लो प्रमोटर होल्डिंग का देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग जो है ना सितंबर से लेकर 2023 दिसंबर तक कितना परसेंट होल्डिंग अपने पास रखा हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मान लो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का देखना है, वो भी आप देख सकते हो। रिटेलर का देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना कितना परसेंट। देखिए हम लोग का रिटेलर वाला कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कंपेरिजन करना है तो आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड वाले देखिए बढ़ रहेगा, तो मतलब लगभग 11% ये लोग हैं, ठीक है। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग में देखना है आपको कि मार्च 2023 में कितने थे, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। जून में देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि कितना परसेंट कौन कौन है। सितंबर में देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो, दिसंबर में देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बताता हूँ, ये सारा डेटा जो है ना लगभग 3 से 6 महीने पुराना होता है, मतलब हर एक कंपनी का 3 महीने या फिर 6 महीने पर एक बार डेटा आता है, ठीक। तो अगर आप ये सब डेटा देखकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि ये डेटा जो है ना करंट का नहीं रहता है, ये थोड़ा सा पुराना होता है, 3 महीना या 6 महीने। अब आपको एक और चीज आपको देखने को मिलता होगा कि कंपनी में एक ही दिन बहुत बड़ा मूव आता है, क्यों, तो वो ये सब डेटा देखकर ही होता है।
तो वो सब ये सारा डेटा आने की वजह से ही होता है। मतलब 3 महीने में मान लो एक बार कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, तो उस समय सारे फॉरेन इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड वाले अगर अच्छा डेटा आता है तो वो फटाफट से इंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो इंटर करेंगे तो इसका प्राइस अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर एक कोई बुरा न्यूज आता है तो तुरंत के तुरंत सब लोग निकल जाते हैं, तो अगर वो लोग निकल जाएंगे तो उसका शेयर का प्राइस गिर जाएगा, ठीक है। तो यही होता है। तो इसी वजह से ये सारे न्यूज जैसे ही आते हैं, मतलब जैसे ही ये सब फाइनेंशियल जितना भी डेटा आता है, ये सब डेटा का आते ही बड़ा मूव या फिर जो आप देखते हो कि एक ही बार में गिर गया या फिर एक ही बार में शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा उठ गया, मतलब बढ़ गया, तो ये सब कुछ ये डेटा आने की वजह से ही होता है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखकर सबके साथ कंपेयर भी कर कर उसके बाद सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं इन सब के बारे में जान लिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, और स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखने के लिए। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू।